मैं आपका फ्रेंड अरविंद यादव आज आपके लिए भूगोल के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद आपको किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इन्हीं 100 क्वेश्चन में से आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपका दोस्त ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। आपको यह बताना है कि सौरमंडल का भाग कौन नहीं है। कुछ और चलो ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्षुद्रग्रह, ऑप्शन नंबर 2 धूमकेतु ग्रह और ऑप्शन नंबर 4 निहारिका। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी निहारिका। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, बल्कि सौरमंडल निहारिका का भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। आपको ये बताना है कि खगोलीय एकक किसे कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी को, पृथ्वी तथा चंद्रमा की दूरी को, बृहस्पति और सूर्य की दूरी को, प्लूटो और सूर्य की दूरी को। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पृथ्वी और सूर्य की दूरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुलता से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हीलियम, ऑप्शन नंबर 2 नियॉन, ऑप्शन नंबर 3 आर्गन, ऑप्शन नंबर 4 ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीलियम। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पाया जाता है हीलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह। इसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी या मंगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बुध ग्रह होगा। जो अपना बुध ग्रह है वो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, मतलब नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो आप सबको पता ही होगा, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन तो फर्स्ट देखते हैं। शनि ग्रह, बृहस्पति, पृथ्वी या मंगल को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा पृथ्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह किसने सर्वप्रथम प्रमाणित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो यह किसने बताया था कि जो अपनी पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा करती है और सूर्य है जो वो एक जगह स्थिर रहता है। तो यह सर्वप्रथम किसने बताया था, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला न्यूटन, दूसरा गैलीलियो, थर्ड नंबर का ऑप्शन है पाणिनी और फोर्थ का है कोपरनिकस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए उत्तर अयनात, नंबर बी दक्षिण अयनात, नंबर सी अपसौर और नंबर फोर्थ उपसौर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अपसौर। जो सूर्य है और पृथ्वी है इसकी मध्य की दूरी जो सबसे अधिक होती है वह अपसौर के समय होती है और जो सबसे कम होती है वह उपसौर के समय होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का वातावरण पृथ्वी के लिए अनुकूल है? तो आपको यह बताना है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पृथ्वी के अलावा जीवन पाया जा सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बृहस्पति, बी नंबर का मंगल, सी नंबर का यूरोपा, डी नंबर का चंद्रमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब मंगल ग्रह। सूर्य के गिद्ध परिक्रमा में निम्न से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? आपको यह बताना है कि सबसे ज़्यादा समय कौन सा ग्रह लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। तो देख लेते हैं। नंबर ए पृथ्वी, नंबर बी बृहस्पति, नंबर सी मंगल, नंबर डी शुक्र ग्रह। तो आपको इनमें से बताना है कि सबसे अधिक कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में समय लेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? बढ़िया क्वेश्चन, देख लीजिए। बृहस्पति ग्रह, बी नंबर शुक्र ग्रह, सी नंबर यूरेनस और डी नंबर शनि ग्रह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, शनि ग्रह। यह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में पैरावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? जो पृथ्वी का क्रोड है, मतलब जो मध्य भाग है, वह किससे बना होता है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एल्यूमिनियम, बी नंबर पर क्रोमियम, सी नंबर पर लोहा या सिलिकॉन। तो जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? आपको बताना है। जो आपकी भूमध्य रेखा है इसे 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं या विषुवत रेखा भी इसे बोलते हैं। तो इसके पास में कौन सा शहर पड़ता है? कोलंबो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी जकार्ता, ऑप्शन नंबर सी मलीना, ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? जो आपकी 0 डिग्री लाइन है, विषुवत रेखा है, वह कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है, यह आपको बताना है। तो कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया या ब्राज़ील। तो जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। आपको याद रखना है जो विषुवत रेखा है वह मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे। ग्रीनविच माध्य समय
GMT तथा भारतीय ग्राम प्रमाण समय IST के बीच अंतराल कितना होता है? तो यह तो आपको सबको याद ही होगा। कई बार आपको समय निकालने के लिए दे देता है, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 4 घंटे 30 मिनट, बी नंबर 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी 6 घंटे, ऑप्शन डी 6 घंटे 30 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 5 घंटे 30 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? ऑप्शन नंबर 1 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 2 घंटा, ऑप्शन नंबर 3 घंटा, ऑप्शन नंबर डी 15 घंटा। तो आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं? तो 4 मिनट होते हैं। और यहाँ 15 डिग्री दिया गया है, तो 4 का 15 से गुणा कर देंगे तो 15 चौको 60 मतलब 1 घंटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए 1 घंटा। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होगा? तो आपको हमने अभी बता ही दिया है कि जो आपका 1 डिग्री होता है उसमें 4 मिनट होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आपको बताना है कि कितना समय लगेगा एक देशांतर को पार करने में। तो 8 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट या 0 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 4 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपक्षयण की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? जो आपकी अपक्षयन अभिक्रिया है वह यांत्रिक और रसायन दोनों की है, यह बताना है आपको। तो क्रिस्टल, जलयोजन, कार्बोनिटीकरण और अपसकन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जल योजन, मतलब जल को अलग करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अनुप्रेय प्राकृतिक आपदा है? आपको ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए भूकंप, ऑप्शन नंबर बी चक्रवात, ऑप्शन नंबर सी बवंडर, ऑप्शन नंबर डी विभंजन। तो आपको इसमें से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए भूकंप। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? मतलब जो उसका बाहरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। सिंडर शंकु, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र या क्रेटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी क्रेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाल से विशाल बलित पर्वतों की रचना जो आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है, यह बताना कितने मिलियन वर्ष पूर्व। तो आपको यहाँ समय बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। 400 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी 320 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी 220 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी 30 मिलियन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी 30 मिलियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में
रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? तो आपको यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यह क्या है? ये सब जो अल्पस है, रॉकीज है, एंडीज है, यह बलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी ब्लॉक पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी विच्छेदित पर्वत हैं। ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यह सब बलित पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है? यहाँ ऊंची नहीं पूछ रहा है, यहाँ बड़ी पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, हिमालय, एंडीज, कॉकेसस और अलास्का। तो इसका जो ऑप्शन हो नंबर बी है वो सही होगा, एंडीज पर्वतमाला, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, वह विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है और इसी पर्वतमाला से अमेजन नदी प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में स्थित है? तो आपको बताना है कौन सा पर्वत जर्मनी में स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पिरेनीज और एपनीनाइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वो है जर्मनी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? अब आपको बताना है कि मान लीजिए दो पर्वत हैं, उसके बीच में कोई एक रास्ता बन गया तो उसे हम क्या कहेंगे? शिखर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी तिब्बा, ऑप्शन नंबर सी पठार, ऑप्शन नंबर डी दर्रा। तो उसे इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्रा। उसे हम दर्रा कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा है नाथुला दर्रा और ऐसे बहुत से दर्रे हैं इंडिया में, तो उसे हम पास बोलते हैं, इंग्लिश में पास बोलते हैं और हिंदी में दर्रा बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो सुनामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी सौरतापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी ग्रीन हाउस कहते हैं और ऑप्शन नंबर डी भूकंपीय प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस कहते हैं। अगर कोई अवरक्त किरण है और वह पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी से परावर्तित होकर वायुमंडल में जाने लगती है और जिससे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? तो आपको बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है। क्षोभ मंडल में होता है, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल में होता है, सी मध्य मंडल में होता है, डी आयन मंडल में होता है। जो उसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है वह कौन सी परत है जो उसे अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर आने नहीं देती? तो हम ऑप्शन देखते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल,
सी आयन मंडल, डी ओजोन मंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। जो अपना ओजोन मंडल है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी पर आने नहीं देता है। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो कैंसर, त्वचा कैंसर और बहुत सी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। और जो अपना CF जो रेफ्रिजरेटर में यूज करते थे CFC, इसके कारण ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो वातावरण की वह कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को वापस लौटा देती है? तो आयन मंडल है, बी नंबर क्षोभ मंडल है, सी समताप मंडल है और डी बाह्य मंडल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए आयन मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? जो सबसे दूर मतलब सबसे ऊपरी परत को, वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं, यह आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर पर आयन मंडल, बी बाह्य मंडल, सी समताप मंडल और डी क्षोभ मंडल। तो जैसा कि आपको वहाँ शब्द में ही दिख रहा है कि बाह्य मंडल मतलब बाहर वाला मंडल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी बाह्य मंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में से जाना जाता है? तो आपको बताना है। यह देखो करंट से क्वेश्चन बना था जो हमने यहाँ पर लिया है। तो आपको बताना है कि इन वर्षों में सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा था। ऑप्शन देखते हैं, 2006, बी नंबर पर 2008, सी नंबर पर 2009 और डी नंबर पर 2010। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2010 सबसे गर्म वर्ष था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण होती है? आपको बताना है कि जो व्यापारिक पवनें हैं वह किस कारण चलती हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऊष्मा का चालन, ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा का संवहन, सी ऊष्मा का विकिरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको सबको पता है जो पवनें चलती हैं वह किस कारण चलती हैं, ऊष्मा का संवहन होता है उसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? यहाँ देखो सबसे बड़ी झील पूछी गई है, ना कि खारे पानी की और ना ही मीठे पानी की। तो जो सबसे बड़ी झील है वह कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं, नंबर 1 कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपीरियर झील और विक्टोरिया झील। तो आपको हम बता दें, जो कैस्पियन सागर है वह विश्व की सबसे बड़ी झील है और जो सुपीरियर झील है वह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। जो विक्टोरिया झील है वह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है। इतना आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है।
अभी जो 2000 आज से 6 मंथ पहले जो 2021 के शुरू में ही अजरबैजान और आर्मेनिया में युद्ध हुआ था। इस कारण यह क्षेत्र बहुत ही चर्चाओं में है, तो इसे अच्छे से आपको याद कर लेना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा आर्मेनिया। जो आर्मेनिया है उसकी सीमा जो आपका कैस्पियन सागर है उससे नहीं लगती है। आर्मेनिया की सीमा आपको हम बता दें कि एक साइड अजरबैजान, जो उत्तरी साइड में अजरबैजान, और एक साइड से तुर्की और एक साइड से ईरान से सीमा लगती है। इसकी 3 देशों से सीमा लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? तो आपको बताना है वह कौन सा सागर है जो भूमध्य है। नंबर ए लाल सागर, नंबर बी तिमोर सागर, नंबर सी उत्तरी सागर और नंबर डी अरल सागर। भूमध्य यानी भूमि जिसके मतलब हर तरफ भूमि है और वह बीच में छोटा सागर है, तो हम बता दें वह अरल सागर है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सुएज नहर, ऑप्शन नंबर बी पनामा नहर, ऑप्शन नंबर सी कील नहर, और जो ऑप्शन नंबर डी है वो है सू नहर। तो जो उसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी कील नहर। आपको हम बता दें जो पनामा नहर है वो उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है और दक्षिण प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और हम आपको बता दें जो लाल सागर जो आपकी सुएज कैनाल है, सुएज नहर है, वह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, यह अति महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचलन जलपास पद्धति द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 सुएज नहर, ऑप्शन नंबर बी राइन नदी, ऑप्शन नंबर डी ड्यूब नदी, ऑप्शन नंबर डी पनामा नहर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा पनामा नहर। हम आपको अभी पहले ही बता चुके हैं जो पनामा नहर है वह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। तो जो इसका जो निर्माण है वह अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग का प्रचलन जलपास पद्धति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी या संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो यहाँ आपको बताना है कि जो मलेशिया है उसकी राजधानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए कोटा भारू, ऑप्शन नंबर बी कुआला तेरगानू, ऑप्शन नंबर सी पुत्रजाया और डी ताइपिंग। तो जो उसका राइट आंसर होगा वह होगा पुत्रजाया। जो आपकी मलेशिया है उसकी राजधानी है पुत्रजाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? आपको यहाँ शहर दिए गए हैं, उनमें से देखना है यह किसी भी देश की राजधानी नहीं है बल्कि यह एक
शहर है ओनली, यह राजधानी नहीं है जैसा अपना मुंबई। तो यहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर ए कैनबरा, ऑप्शन नंबर बी सिडनी, ऑप्शन नंबर सी वेलिंगटन, ऑप्शन नंबर डी रियाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सिडनी। यह राजधानी नहीं है बल्कि यह एक सिटी है। ठीक है, आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो आपको यह बताना है ऐसा कौन सा देश है जो सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है। नंबर ए पापुआ न्यू गिनी, नंबर बी फिलीपींस, नंबर सी जापान और नंबर डी इंडोनेशिया। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो देश है वह सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है। अगला देखते हैं। और हम आपको यहाँ बता दें कि जो हिंद महासागर है और उत्तरी प्रशांत महासागर है या फिर इसे दक्षिण चीन सागर है, इसको मलक्का जल संधि एक दूसरे से जोड़ती है। ठीक है, आपको यह याद रखना है कि मलक्का जल संधि है वह हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन सा मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? आपको यहाँ द्वीपों के नाम दिए गए हैं, बताना है कि जो मेलनेशिया द्वीप है समूह है इनमें से कौन शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सोलोमन द्वीप, बी गिफ्ट्स द्वीप, सी सोसाइटी द्वीप और डी मार्शल द्वीप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सोलोमन द्वीप। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? जो मरुस्थल होते हैं उनमें जब तेज हवा चलती है तो रेत के टीले बन जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हमारा कहते हैं ऑप्शन नंबर ए बी भेगू कहते हैं, सी सर्क कहते हैं या डी ड्यूनेन कहते हैं। तो जो उसका राइट आंसर होगा वह होगा ड्यूनेन। इसे ही मरुटिब्बा कहते हैं। अब जो अपने यहाँ बोलते हैं तो टीला बोलते हैं, इसी से बना है मरुटिब्बा। ठीक है, यह आपको याद करना है। तो आपको हम अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। जो टकला मकान मरुस्थल है वह किस देश में है? तो हम आपको ऑप्शन देते हैं, आपको बताना है जो टकला मकान मरुस्थल वह किस देश में है। कजाकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है, सी नंबर उज्बेकिस्तान में है और डी नंबर चीन में है। तो इसका जो राइट आंसर है टकला मकान मरुस्थल चीन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ पर कितना भाग रेगिस्तान है? आपको बताना है कि संपूर्ण पृथ्वी पर कितने भाग में रेगिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर ए 10वां भाग, बी 5वां भाग, सी 1/3 मतलब 1/3, डी 6वां भाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 5वां भाग। जितनी अपनी पूरी कुल भूमि है, यहाँ देखो ध्यान देने बात यह है कि यहाँ टोटल नहीं पूछ रहा है। जो आपका लगभग 21% भूमि है उस पर पूछ रहा है, तो उसका 5वां भाग रेगिस्तान है। ठीक है ना। आटाकामा मरुस्थल किस
दक्षिण अमेरिकी देश में है? तो हम आपको बता दें, यह ऑप्शन देख लेते हैं, चिली, पेरू, ब्राज़ील और कोलंबिया। तो हम आपको बता दें, जो आटाकामा मरुस्थल है तो वह चिली और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। और इसी मरुस्थल में यह विश्व का सबसे शुष्क मतलब सबसे कम नमी वाला मरुस्थल है। यह आपको याद करना है, आटाकामा मरुस्थल। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपको ये बता दें, जो चिली है और पेरू है, इन दोनों देशों की सीमा के मध्य जो आपकी बता दें कि एक झील है, आटाकामा मरुस्थल, टिटिकाका झील, वह विश्व की सबसे बड़ी ऊंची नौका विहार झील है। आपको यह याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती? अब आपको देखना है कि वह कौन सा देश है जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर बी चाड, ऑप्शन नंबर सी मोरक्को, ऑप्शन नंबर डी ट्यूनेशिया, ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी चाड। इसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो आपको बताना है कि कौन सा जलडमरू मध्य है जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बॉस जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, डोवर जलडमरू मध्य और बेरिक जलडमरू मध्य। तो यहाँ आपको एक अलग से लिख लेना है जो हम यहाँ आपको बता रहे हैं। जो पाक जल संधि है या पाक जलडमरू मध्य है, पहले तो हम आपको बता दें, जो जलडमरू मध्य है वह एक भूभाग को दूसरे भूभाग से अलग करती है, और जो जल संधि होती है वह एक महासागर को दूसरे महासागर से जोड़ती है, ठीक है। इतना आपको याद करना है। और आगे लिख लीजिए, जो पाक जलडमरू मध्य है वह श्रीलंका को भारत से अलग करती है, और जो बेरिक जलडमरू मध्य है वह उत्तरी अमेरिका को रसिया या एशिया भी आपको दे सकता है, रसिया या एशिया से अलग करता है। और आपको बता दें, जो बॉस जलडमरू मध्य है वह ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए बॉस जलडमरू मध्य, या जल संधि भी इसी को कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हमने आपको बता दिया है, जो जल संधि होती है वह एक समुद्र को दूसरे समुद्र से या महासागर को जोड़ती है आपस में, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, बाब अल मंडदेव बी नंबर पर, सेरियूज तीन नंबर पर होगी बोस्पोरस, और डी नंबर पर होगी मलक्का। तो बोस्पोरस आपको हम बता ही चुके हैं, और जो मलक्का है वह हिंद महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए बाब अल मंडदेव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिली और पेरू
के तट पर दूर शीतलज के प्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? तो आपको हम बता दें, ऑप्शन देख लेते हैं। एल नीनो धारा, हम्बोल्ट धारा, अल्लोहास धारा और कैनेडी धारा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हम्बोल्ट धारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा, पेरू धारा और कैनरी धारा। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि यह अटलांटिक महासागर में नहीं पाई